वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना SK सैनी, मेरा यूट्यूब चैनल केमी टेक JNV में एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं बच्चों। ये नया वीडियो हमारे क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का है। और इससे पहले जो मेरे वीडियो आए थे वो थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड थे। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये चौथा जो वीडियो है ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या है ये समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में हल्का सा नॉलेज हो। फर्स्ट ऑस्मोसिस क्या है और सेकंड डिफ्यूज़न क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में। जब हम ये दोनों समझ लेंगे तो हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों हम पहले क्या समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या है। तो बच्चों ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, जिसमें कुछ एक चीज़ें हमें याद रखनी है। जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, ऑस्मोसिस क्या चीज़ है। नंबर फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेकंड, थ्रू एसपीएम के थ्रू होगा। ये जब मूवमेंट करेंगे तो बीच में एक एसपीएम आएगी और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या तो इस तरफ से इस तरफ जाएंगे या इस तरफ से इस तरफ आएंगे। बीच में कौन रहेगा, एसपीएम रहेगी। थ्रू, चला जा भाई, थ्रू एसपीएम कहाँ से कहाँ। ये बच्चों ये जो है ये बहुत बार जो थर्ड लाइन है वो बहुत बार केओस प्रोड्यूस करती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। सर आपने तो ये बताया, सर उन्होंने ये बताया। तो इस लाइन को हम समझ लेंगे ये केओस क्यों प्रोड्यूस करती है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये हमें समझना है। तो इसमें फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड में बहुत बार कंफ्यूजन आता है। तो हम थर्ड को पहले क्लियरली समझ लेते हैं बच्चों। कंसंट्रेशन ये टर्म कहाँ यूज़ आती है और ये कंसंट्रेशन किसको शो करने के लिए हम यूज़ लेते हैं। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन है वो हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ लेते हैं हम लोग। मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंट, बहुत सारी है। तो ये सारी हम किनको डिफाइन करने के लिए या किनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ लेते हैं, सॉल्यूट को। यदि किसी लिक्विड में सॉल्यूट है ही नहीं, इसका मतलब उस लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। मेरे पास डिस्टिल वाटर है और मैंने उसमें कुछ नहीं मिला रखा है, तो उस डिस्टिल वाटर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। तो हम कंसंट्रेशन की जब भी बात करेंगे तो हम सॉल्यूट की बात करते हैं। और यदि कहीं सॉल्यूट है ही नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो है, और यदि कहीं सॉल्यूट है तो उसकी कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है जिसमें सॉल्यूट नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट आते हैं हम लोग ये वापस। तो लो कंसंट्रेशंस का मतलब जहाँ सॉल्यूट कम है या जहाँ सॉल्यूट है ही नहीं। हाई कंसंट्रेशंस जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। अब बच्चों मैं 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहला है हमारे पास जो रेजिन्स होती हैं, किशमिश जिसे हम लोग कहते हैं। यदि मैं इस रेजिन्स को वाटर में डिप कर दूँ तो पहले मैं इनको कंपेयर करता हूँ। बीकर लिया, बीकर में वाटर है और वाटर में कुछ नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो है, उसमें सॉल्यूट नहीं है। सेकंड लिया रेजिन्स, रेजिन्स में क्या होगा, हमारे पास किशमिश है, अंदर क्या है, फ्रक्टोज़ है, शुगर है, फ्रक्टोज़, उसके वो ग्रेप शुगर भी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो है हमारे रेजिन के अंदर। और इसका मतलब रेजिन में सॉल्यूट है, रेजिन की कंसंट्रेशंस वाटर से ज़्यादा है। अब मैंने इस रेजिन को वाटर में डिप कर दिया, थोड़े देर बाद, आधे 1-2 घंटे बाद होगा क्या, रेजिन स्वेलअप हो जाएगी, रेजिन फूल गई है। क्यों फूली है, क्योंकि रेजिन के अंदर पानी चला गया है। अब बच्चों यहाँ से हम दिमाग लगाते हैं, पानी कहाँ से कहाँ गया है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहाँ गए हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बीकर से उस रेजिन में चले गए हैं। इसका मतलब बीकर के अंदर जो कंसंट्रेशंस थी पहले वो ज़ीरो थी और रेजिन के अंदर जो कंसंट्रेशंस थी वो ज़्यादा थी। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव गया,
लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशंस। ये बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको देखो हम लोग डायग्राम से शो करते हैं बच्चों, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास बीकर है, यहाँ तक वाटर है। कौन सा वाटर लिया मैंने समझने के लिए? डिस्टिल्ड वाटर। क्यों लिया? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो है। क्यों है? क्योंकि इसमें सोल्यूट नहीं है। अंदर हमने इसमें क्या डिप कर दी बच्चों? इसी के अंदर ये रेजिन है बच्चों, ये रेजिन है। पहले ऐसे थी, आधे घंटे बाद 1-2 घंटे बाद ये फूल के कुप्पा हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई। क्यों हुई बड़ी? क्योंकि जो बाहर का वाटर था, ये यहाँ का जो वाटर था इसके अंदर चला गया। और क्यों गया? क्योंकि जो इसके अंदर की जो कंसंट्रेशन है, इसके अंदर की जो कंसंट्रेशन, जिसे मैं C2 कह लूँ और इस वाटर की कंसंट्रेशन को C1 कह दूँ, तो C2 ज़्यादा है C1 से। इसका मतलब सोलवेंट कहाँ से कहाँ गया? C1 से C2। C1 की कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। C1 कैसा है? लो है। C2 कैसा है? हाई है। तो वाटर कहाँ से कहाँ गया? लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशन। चले समझ में आ गया। कई बार जो अलग अलग डेफिनेशंस आती है वो ये उसमें लैंग्वेज लिखते हैं, वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वहाँ वो लिखते हैं वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से वो वहाँ जाता है जहाँ वाटर कम है। तो ये कंफ्यूज करती है बच्चों। तो फिर हम तो सिंपल से याद क्या रखेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेगा सोलवेंट? लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशंस। अब चलो बच्चों हम, अच्छा ये सारा जो ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है ये दिया किसने था? सबसे पहले की बात है 1748 की, एबे नोलेट ने। एबे नोलेट एक साइंटिस्ट है, उसने ये कंसेप्ट दिया किसका? ऑस्मोसिस का। एबे नोलेट ने। कब की बात है? 1748 में दिया इसने ये ऑस्मोसिस जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये तो हो गया ऑस्मोसिस, सिंपल सा उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम उस पर नहीं जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट पे। उन्होंने थिसल फनल लिया था, उसको इन्वर्ट कर दिया, उसमें शुगर का सॉल्यूशन भर दिया और उसको वाटर में डिप कर दिया। तो वाटर जो है वो वाटर बाहर से सॉल्वेंट में से उस शुगर सॉल्यूशन में चला गया था। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। हम आते हैं अब अगला बच्चों, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों हमें अगला आपको लेके चलता हूँ। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको आ गई। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो हल्के हल्का सा हम डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ ऑस्मोसिस और यहाँ लिख देता हूँ डिफ्यूज़न और इनको इस लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का। केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सॉल्वेंट मूवमेंट केवल किसका है? सॉल्वेंट का है। यहाँ सबका होगा, सोल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट भी मूव करेगा। तो यहाँ दोनों मूव करते हैं, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ये बच्चों बेसिक चीज़ है, यहाँ सब मूव करते हैं डिफ्यूज़न में। सेकंड, ये कंसेप्ट केवल कहाँ अप्लाई होता है? सॉल्यूशन पर। कौन से सॉल्यूशन? वो भी लिक्विड सॉल्यूशन पे। ये लिक्विड सॉल्यूशंस पे अप्लाई होते हैं, ये सब पे होते हैं, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशंस हो, चाहे गैसियस हो, चाहे वो होमोजीनियस हो, ऑल सॉल्यूशंस। होमोजीनियस पे ज़्यादा होते हैं, हेट्रोजीनियस में नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। और डिफ्यूज़न मूवमेंट वाली, पार्टिकल्स के मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो ये ऑल सॉल्यूशंस में होता है। ऑल का मतलब ये गैसेज में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है, तीनों में होता है बच्चों। ये गैस में डिफ्यूज़ हो रही है, गैस लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड गैस सॉलिड में हो रहा है, ये सब आपस में पॉसिबल है। तो डिफ्यूज़न इन सब में पॉसिबल है। ऑस्मोसिस केवल कहाँ होगा? सॉल्यूशंस में होगा। थर्ड, ऑस्मोसिस के लिए SPM की रिक्वायरमेंट है। SPM चाहिए, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन चाहिए। किनके बीच? उन दो सॉल्यूशन के बीच जिनकी कंसंट्रेशंस में डिफरेंस है, वहाँ SPM चाहिए। यहाँ किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ डिफरेंस,
ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, अभी हमने जस्ट चेक किया है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न इसका बिल्कुल रिवर्स है, ये कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब आते हैं हम लोग बच्चों हमारे फिफ्थ में। फिफ्थ डिफरेंस क्या है, हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं बाहर से कुछ प्रेशर लगाकर या बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। रिवर्स का मतलब क्या है, अब वाटर को हम वहाँ कहाँ से कहाँ भेज सकते हैं, रिवर्स करने पर हम वाटर को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इसका मूवमेंट करा सकते हैं। यानी हम ऑस्मोसिस को स्टॉप भी कर सकते हैं, हम रोक भी सकते हैं। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। हम डिफ्यूज़न को रोक नहीं सकते और रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जहाँ होगा वहाँ तो ये होगा ही रहेगा। तो ये बच्चों ये बेसिक हमारे पास इसके 5 डिफरेंस थे। फर्स्ट क्या है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सबका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट सोल्यूट सबका होगा। ये केवल सॉल्यूशंस पर अप्लाई होते हैं, ये सभी पे अप्लाई होते हैं। एसपीएम चाहिए नई रिक्वायरमेंट है। लो कंसंट्रेशंस टू हाई, बिल्कुल उल्टा, हाई टू लो कंसंट्रेशंस। इसे स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, डिफ्यूज़न को नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस तो पढ़ ली, अब अगला पढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम चलते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नेम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल है इसका पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर्स को समझने से पहले हम एक डायग्राम समझते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लेंगे। क्या है डायग्राम में, एक कंटेनर है बच्चों, एक कंटेनर, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ इसी के जैसा एक और कंटेनर, इसमें भी इस लेवल तक सॉल्यूशन है। किसका एज्यूम कर लें, शुगर सॉल्यूशन है, यानी यहाँ सॉल्वेंट तो वाटर ही है, एक्वा सॉल्यूशन है ये। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में एक डक्ट से, एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से है। और इस डक्ट के बिल्कुल बीच में एसपीएम है, यहाँ पर सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एसपीएम है। और यहाँ बच्चों दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगे हुए बच्चों, फ्रिक्शन लेस पिस्टन यहाँ पर भी है। इस पिस्टन को मैं ए कह दूं, इस पिस्टन को मैं बी कह दूं बच्चों। ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं हम लोग यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट है, सिंपल सा हमें मालूम है, सॉल्यूट नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशंस को C1 मान लेता हूँ जो कम होगी। सॉल्यूट नहीं है यहाँ पर, ये सॉल्यूशन है, इसमें शुगर डिज़ोल है, इसकी कंसंट्रेशन को C2 मान लेता हूँ और वो इसके रेफरेंस में ज़्यादा होगी। तो रिलेशंस क्या हुआ, C1 कम है, C2 ज़्यादा है। ये दो सॉल्यूशंस आपस में एसपीएम के थ्रू कनेक्टेड है, उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो ऑस्मोसिस होगा ही होगा। बस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ हो या प्रेशर नहीं लगाया गया हो। अब हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ जाता है सॉल्वेंट, तो हमने पढ़ा था लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा सॉल्वेंट, C1 से कहाँ जाएगा, C2 की तरफ। इसका मतलब सॉल्वेंट इस तरह से मूव करेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ। जब सॉल्वेंट इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ जो सेकंड कंटेनर है इसमें, जिसमें सॉल्यूशन है, इसमें इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट आ रहा है। जब इसका सॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो इस तरह से मूवमेंट होगा। कब तक मूवमेंट होगा, तब तक होता रहेगा ऑस्मोसिस जब इन दोनों की कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं हो जाती।
जो ही इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाएगी, ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ये तो हुआ ऑस्मोसिस के बारे में कुछ हल्का सा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या है वो समझते हैं बच्चों। हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट मूव करेगा। हम क्या करें, इस सॉल्वेंट को यहाँ से यहाँ इसके मूवमेंट को रोक दें। कैसे रोक सकते हैं, हम इस पिस्टन बी की तरफ ऊपर से क्या लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर। कितना लगाएं, इतना लगाएं, इतना प्रेशर यहाँ लगा के रखें कि यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ मूव नहीं करे। और जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया है, उस एक्सटर्नल प्रेशर्स को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल सी लैंग्वेज में, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जस्ट स्टॉप करने के लिए, याद रखना बच्चों ये लाइन, जस्ट स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन साइड, ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन साइड जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसी एक्सटर्नल प्रेशर्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशंस क्या हुई, फर्स्ट लाइन, एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution side, ये फर्स्ट लाइन बच्चों इसकी, जिससे क्या होगा, बी टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, osmosis C, osmosis is called osmotic pressure। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यही एक्सटर्नल प्रेशर है जो कहाँ लगाया गया, सॉल्यूशन साइड। क्यों लगाया गया, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड, टू जस्ट स्टॉप, केवल स्टॉप हो जाए उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, गाड़ी उल्टी चल जाएगी और रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। यही समझ लो बच्चों। यहाँ जो हमने प्रेशर लगाया है ये क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने यदि ये वर्ड नहीं लिखा तो क्या समझ सकता है जो कॉपी चेकर है, जो इवेल्युएटर है, कि आपने ज़्यादा लगा दिया होगा तो क्या हो सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो सकता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम यही, कंडीशन हम यही समझ लेते हैं कि क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशंस। इफ़ वी अप्लाई if the value of external pressure applied on the solution side, क्या है, if the value of external pressure applied on the solution side is more than osmotic pressures, then the reverse osmosis begun and solvent move from high concentrations to low concentrations, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना है इस लाइन का, टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल रिलेशंस है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सबसे पहले कब किसने बताया, 1887 में। किसने बताया, उसी ने बताया जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है वॉन हाफ ने। वॉन हाफ ने हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, 1887 में, कि जो पाई है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका एक मैथमेटिकल फॉर रिलेशंस है, सिंपल सा रिलेशंस है, और वो क्या है, पाई इक्वल्स टू CRT। सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन है, किसकी है, सॉल्यूशन की है, जिसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र करेंगे। किस में है, ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल M है, मोलेरिटी में है, ये मोलेरिटी के अंदर है। R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन वाला, और T क्या है, टेम्परेचर है। ध्यान रखना बच्चों, टेम्परेचर केल्विन में है। यदि हमें न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे।
ये बच्चों हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर्स का फॉर्मूला है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ क्या है, मोलरिटी है। इसे ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, पाई इक्वस टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL इंटू R और ये T। ये बच्चों हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर्स का इक्वेशंस। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। WB क्या है, और B हमने हर जगह यूज़ लिया। B का मतलब सोल्यूट है, A का मतलब सॉल्वेंट है। तो WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। 1000 VmL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। R गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर है। और ये सारी वैल्यू पुटअप करके हम क्या निकाल सकते हैं, दो चीज़ें, या तो पाई और या MB। मैक्सिमम जब CBSE या स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन दोनों में से जनरली वो एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहता है। कभी कभार वो WB के मेज़रमेंट का भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो बच्चों ख़त्म क्या हुआ, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर्स हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस का हल्का सा एक आइडिया हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर्स का मैथमेटिकल रिलेशंस हो गया। अब बच्चों चलते हैं, कुछ टर्म्स है जो आपके 9th क्लास की बायोलॉजी में थी, और वो है 3 नाम हैं। और ये नाम तब यूज़ आते हैं जब हम किन्हीं दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं। 2 सॉल्यूशन मस्ट है इसके लिए। वो नाम क्या क्या है, फर्स्ट है आइसोटोनिक, सेकंड और थर्ड अब आपको याद आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो सेकंड है हाइपरटोनिक और थर्ड है आइसोटोनिक, थर्ड है हाइपोटोनिक। तो कौन कौन से हुए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। बच्चों इसके बारे में हम हल्का सा समझ लेते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसी के साथ हम समझ लेंगे वापस एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने यहाँ उसकी डेफिनेशन तो हमने समझ ली है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर्स की। इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज़ मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द प्रोसेस इज़ नोन एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों मैं आगे चलता हूँ, इन तीनों टर्म्स को हम समझ लेते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ये 3 टर्म है बच्चों। ये कब यूज़ आती है, यूज़ कब आती है, व्हेन वी कंपेयर the concentration of 2 solution। जब हम किन्हीं 2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ मैं 2 सॉल्यूशन ले लेता हूँ। पहली कंडीशन, ये कंटेनर, यहाँ दूसरा कंटेनर, इसमें NaCl ले लेता हूँ और इसमें शुगर ले लेता हूँ, और यहाँ C1 और यहाँ C2। कंडीशंस क्या है, C1 की जो कंसंट्रेशंस है वो C2 के इक्वल है। इसका मतलब यदि ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। यदि ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर है। यदि इसमें मास परसेंटेज जो है वो यहाँ मास परसेंटेज हो तो इनकी कंसंट्रेशन सेम है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या कहेंगे, C1 और C2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक है। बच्चों याद रखना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। और यहाँ आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि दोनों में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। इसका मतलब दोनों में सोल्यूट के पार्टिकल्स सेम है। इसका मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 मान लेता हूँ, इसका π2 मान लेता हूँ। तो ये तो हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड डायग्राम बी, यहाँ जो 2 सॉल्यूशन ले रहा हूँ उनमें अब मैं क्या काम करूँगा, एक की कंसंट्रेशंस को ज़्यादा रख दूँगा। ये कहते हैं, मान ले C3 है, ये C4 है, यहाँ पर मान लेता हूँ शुगर है, यहाँ NaCl है। अब रिलेशंस ये C4 है। अब रिलेशंस क्या है, C4 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें जो NaCl के मोल्स हैं वो ज़्यादा डिज़ोल्व हैं कंपैरिजन टू शुगर के। तो जहाँ ज़्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक।
उसका नाम है बच्चों हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। और जहाँ कंसंट्रेशंस कम है उसे कहते हैं बच्चों हाइपोटोनिक। तो ये नाम याद रखना, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन वोज कंसंट्रेशन इज लेस देन द अदर सॉल्यूशन। हाइपर क्या है? ए सॉल्यूशन वोज कंसंट्रेशन इज मोर देन द अदर सॉल्यूशन। तो वो हाइपर हुआ, ये हाइपो हुआ। अब इन दोनों को यदि हाइपर और हाइपो को यदि एक ट्यूब से जोड़ दें और बीच में SPM लगा दें, तो बताओ बच्चों ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? और होगा तो कौन किस तरफ जाएगा? तो जब ऐसे आंसर्स निकालने हो तो आप पहले चेक करें कंसंट्रेशंस में रिलेशंस क्या है। ये है C3 की कंसंट्रेशंस कम है, ये कैसा हुआ? लो कंसंट्रेशंस का। ये कैसा हुआ? हाई कंसंट्रेशंस का। और हमें मालूम है कि ऑस्मोसिस में वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशन। यानी वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। कि वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा? कहाँ से कहाँ गया वाटर? हाइपो से हाइपर की ओर। हाइपो से हाइपर की ओर। ये याद रखना बच्चों, हाइपो छोटा नाम है 4 लेटर है, हाइपर बड़ा नाम है 5 लेटर है। तो 4 लेटर वाले नेम से 5 लेटर वाले नेम की तरफ सॉल्वेंट जाएगा। तो ये तो हो गया हाइपर हाइपो वाला कंसेप्ट, और ये हो गया आइसोटोनिक वाला। तो बच्चों ये समझ में आ गए होंगे आपके। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एग्जाम्पल बहुत बार बच्चों आया हुआ हमारे। वो एग्जाम्पल क्या है? RBC से कंपेरिज़न होता है। रेड ब्लड कार्पुसल्स का कंपैरिजन होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl से। इससे इन दोनों का कंपैरिजन होता है बच्चों। ये क्या है? और बहुत बार लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर भी हमारे CBSE बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया था, और हर साल लगभग बहुत बार आता है। अब पहले हम इसको समझते हैं। ये RBC क्या है? RBC एक सेल है। इस सेल के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है, जो भी लिक्विड है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या जो भी प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ये लिक्विड है। इसकी जो कंसंट्रेशंस है, इसकी जो कंसंट्रेशंस है वो किसके इक्वल है? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल है? 0.9% W/V NaCl के। ये दोनों आइसोटोनिक है। इसका मतलब है कि हम 0.9 ग्राम NaCl किस में डिज़ोल्व कर दें? 100 ml वाटर में। यदि हम इसको ये डिज़ोल्व कर देंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो कंसंट्रेशंस है उस RBC के अंदर के फ्लूइड की कंसंट्रेशंस के इक्वल है। यानी मैं ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल सा। यहाँ जो वाटर है उसकी जो कंसंट्रेशन है NaCl के सॉल्यूशन की वो 0.9 W/V% है। ये है बच्चों। और मान लो यहाँ पर इसके अंदर मैं किसको डिप कर दूँ? अंदर RBC को ले आऊँ। ये कौन है? RBC है। और हमें क्या मालूम है कि RBC के अंदर का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसकी कंसंट्रेशन इसके इक्वल है। इसका मतलब अभी जो दोनों लिक्विड आपस में कांटेक्ट में है, ये बाहर जो है बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये किसकी तरह काम करेगी? ये SPM की तरह काम करती है। तो दो सॉल्यूशन आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक है। तो यहाँ ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, सॉल्वेंट कहीं से भी कहीं मूव नहीं करेगा। तो RBC की जो साइज़ है जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अगला कंटेनर बच्चों, यहाँ वाटर है और इस वाटर की अब जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 W/V% है। परसेंट यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम है। इसका मतलब इसमें जो NaCl जितना डिज़ोल्व है यहाँ पर उससे कम है, और इसमें मैं क्या डाल दूँ बच्चों? RBC। तो हमें क्या मालूम है? RBC की जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% W/V के इक्वल है और बाहर 0.8 है। इसका मतलब RBC के अंदर के फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये कैसा हुआ? हाइपर हुआ, हाइपरटोनिक।
ये कैसा हुआ, हाइपोटोनिक। और यहाँ हमने समझा था कि यदि दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो, उस कंडीशंस में सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है, 4 नाम वाले लेटर से 5 नाम वाले लेटर की ओर, यानी हाइपो से हाइपर। कौन कहाँ जाने वाला है, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ, हाइपर से, हाइपो से हाइपर, यानी बाहर से अंदर आएगा। और जब वाटर बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आरबीसी स्वेल होगी। और यदि बाहर अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या हो सकती है, पानी आता गया बम ब्रस्ट हो जाएगी। तो दो कंडीशंस क्या है यहाँ पर, या तो क्या होगी, स्वेल होगी, या क्या हो जाएगी बच्चों, ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होने का तो फट जाएगी वो। तो यहाँ दोनों कंडीशंस है। तो आरबीसी के रेफरेंस में बच्चों यहाँ एक और नाम यूज़ लेते हैं, वाटर अंदर गया। और वाटर अंदर गया तो हम कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। आरबीसी के रेफरेंस में एंडो ऑस्मोसिस हुआ है। और थर्ड कंडीशन, और थर्ड और लास्ट कंडीशंस क्या होगी बच्चों, ये बीकर है, यहाँ NaCl है, और क्या मान लें NaCl की जो कंसंट्रेशंस है वो 1% है मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और इसमें हमने किसको डिप कर दिया है, आरबीसी को। यहाँ बच्चों ये आरबीसी है। तो अब यहाँ पर आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो मालूम है कितनी है, 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल है NaCl के। अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बाहर की कंसंट्रेशंस है आरबीसी के बाहर की, ये यहाँ की, वो ज़्यादा है, अंदर की कम है। तो आरबीसी क्या हो गई हमारे लिए, हाइपो हो गई। अब आरबीसी के अंदर का लिक्विड हाइपो है और ये कैसा है, हाइपर है। और हमें मालूम है कि दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशंस डिफरेंट है, उस कंडीशंस में वाटर सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाइपो से हाइपर की ओर। तो हाइपो कौन है, ये अंदर का लिक्विड, हाइपर कौन है, ये बाहर का। तो अंदर का सॉल्वेंट बाहर आएगा, और जब अंदर का सॉल्वेंट बाहर आएगा तो ये आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी आरबीसी। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आते हैं आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के। और लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर शायद इनको लेके एक न्यूमेरिकल भी आया था कि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं और उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स दिए हुए थे, और एक में डिसोसिएशन हुआ था। तो आपको वहाँ मोलर मास का या कुछ किसी का कैलकुलेशंस का आया था बच्चों। तो इनको लेके न्यूमेरिकल भी आता है और इनको लेके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ क्या हो, वाटर बाहर आया, और वाटर बाहर आ रहा है, इसका मतलब आरबीसी के रेफरेंस में बाहर गया वाटर, तो एक्सो ऑस्मोसिस है ये। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी, एंडो, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब बच्चों फटाफट समझ लेते हैं लास्ट टॉपिक इसी का, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों चलिए बच्चों हम रिवर्स ऑस्मोसिस को समझते हैं। बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में मैंने इसी वीडियो में ठीक थोड़ी देर पहले बता दिया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशंस क्या है। तो मैं कंडीशंस लिख देता हूँ। इफ़ external pressure applied on solution side is more than osmotic pressure of solution, then the reverse osmosis take place। अब बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, RO, ये नाम आपने सुना होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के घर पे RO सिस्टम लगा हुआ है। RO का मतलब ड्रिंकिंग वाटर का जो सिस्टम है, और वहाँ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। उस RO में जब आपके कभी वो ख़राब हो जाता है तो जो रिपेयर करने आता है वो कहता है कि इसकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है। रियल में वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, SPM होती है, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन होती है। चलिए बच्चों हम आज में कुछ पढ़ते हैं आगे। तो डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा इसका। ये एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर,
दोनों आपस में कनेक्टेड है। बीच में क्या है इसके, ये SPM है, यहाँ और यहाँ तक दोनों में लेवल है सॉल्वेंट का है यहाँ पर, और यहाँ है सॉल्यूशन। दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, पिस्टन लगे हुए हैं। इस पिस्टन को A कह दें, इस पिस्टन को B कह दें। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और ये बच्चों SPM है। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कहाँ प्रेशर लगाना है, एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन साइड, PEX। कितना होना चाहिए PEX, पाई से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है बच्चों। जो P एक्सटर्नल हमने लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा स्टार्ट, रिवर्स में हाइपर से हाइपो, यहाँ आएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूवमेंट हाइपर से, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, इस तरफ आएगा सॉल्वेंट। और जब सॉल्वेंट इस तरफ आएगा तो अब पिस्टन A ऊपर जाएगा, पिस्टन B नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हल्का सा डिफरेंस है रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में। टू जस्ट स्टॉप वाला एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ज़्यादा लगा देंगे तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। अब बच्चों यहाँ जो SPM यूज़ लेते हैं, इसको लेके क्वेश्चंस आता है कि ये SPM कौन सी यूज़ ली जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो यहाँ बच्चों याद रखना सेल्यूलोज एसीटेट है। सेल्यूलोज एसीटेट की क्या बनी है SPM, और ये कौन सी SPM है, सिंथेटिक SPM है, ये बाहर प्रिपेयर की गई है। तो क्या नेचुरल SPM भी होती है, सिंपल से दो एग्जांपल बता दूं मैं, पिग ब्लेडर और पर्चमेंट पेपर। ये जो दो हैं, पिग ब्लेडर और पर्चमेंट पेपर, ये जो दो हैं ये नेचुरल SPM है। तो सिंथेटिक में हमारे पास कौन सी हो गई, एक तो हो गई सेल्यूलोज एसीटेट, इसके अलावा भी क्या कोई और है क्या, एक दो और है, मैं आपको उनके नाम बता दूं। एक है सेलोफेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, वो भी कैसी है, सिंथेटिक है। और एक स्पेसिफिक है जिलेटिनियस PPT ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, पूरा नाम है जिलेटिनियस PPT ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये भी एक सिंथेटिक SPM है। तो यहाँ यूज़ कौन सी आ रही है, सेल्यूलोज एसीटेट की है। अब बच्चों इस पूरे रिवर्स ऑस्मोसिस का एक यूज़ है, मेन यूज़ है, और ये यूज़ उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है जो डेजर्ट एरिया में है, या वो वहाँ है जहाँ उनके अंदर पानी बहुत डीप में है लेकिन आसपास उनके सी वाटर है। तो वो क्या काम करते हैं, सी वाटर से यूज़ में, सी वाटर का एक और नाम है सेलाइन वाटर। क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोल्ट डिज़ोल्व है। इस सी वाटर का में से क्या करते हैं, प्योर वाटर को सेपरेट करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर। तो होगा क्या इस कंडीशन में, इसी डायग्राम को ले लूँ मैं, तो यहाँ क्या फिलअप कर देंगे, सी वाटर, और ऊपर से क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। तो होगा क्या, सी वाटर में से जो प्योर सॉल्वेंट है वो किस तरफ आ जाएगा, इस कंटेनर की तरफ आ जाएगा। तो ये ड्रिंकिंग वाटर के प्रिपरेशंस में, सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर के सेपरेशन में इस मेथड का यूज़ आता है। बच्चों उम्मीद करता हूँ मैं कि आज हमने जो भी पढ़ा है, ये लास्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आपको जाते जाते क्या काम करने हैं, 3 काम, लाइक करें, 2 ही काम करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।